नेक्स्ट टॉपिक है आपके एरोमेटिसिटी के अंदर टाइप ऑफ सिस्टम, जो हमने पढ़े टाइप ऑफ सिस्टम। अब जैसे पहले सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं आपके 4n+2 में। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा, उसी में आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि वो एरोमेटिक होगा। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। तो अगर किसी सिस्टम में या कंपाउंड में आपके अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या हो सकता है, या तो आपका वो एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के अंदर तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम या तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर वो एरोमेटिक होगा तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। एरोमेटिक के लिए क्या 4 कंडीशन, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उनका डीलोकलाइजेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखे तो ये क्या है, कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या बन गया, एरोमेटिक रिंग बन गई 3 मेंबर्ड। यहाँ पे भी आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हर एक कार्बन आपका क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव आगे चला जाएगा, है ना। तो आप इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के क्या थे, 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। और नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इंट्रोड्यूस कर दूं, पॉजिटिव को हटा दूं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेनर ही नहीं रही स्ट्रक्चर, ये भी प्लेनर नहीं रही। यहाँ पे भी 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब क्या हो गया, आपके नॉन एरोमेटिक हो गई। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, अगर डीलोकलाइज होंगे तो एरोमेटिक होगा, अगर डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो नॉन एरोमेटिक होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ डीलोकलाइज, अगर यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, अगर डीलोकलाइज होंगे तो एरोमेटिक होगा, अगर नॉट डीलोकलाइज, नो डीलोकलाइजेशन, अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्क्वायरिक एसिड है, वो आपके H2SO4 की तरह कंसंट्रेट होता है। इज एसिडिक एज ए कंसंट्रेट H2SO4 बिकॉज ऑफ सम रीजन। जो स्क्वायरिक एसिड होता है वो H2SO4 की तरह ही एसिडिक होता है। तो ये आपका क्या है, स्क्वायरिक एसिड है, ये आपका स्क्वायरिक एसिड है, ठीक है। इसमें आप एसिडिक नेचर शो करा, 2H प्लस में क्या करा, इसने रिमूव हो गया यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, डायनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड का डायनाइन बन गया है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो आगे भी ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहां पर आके फिर ये इधर चला जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये आगे एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे O- आ जाएगा, फिर यहाँ पर O- यही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये यहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां पर और ये इधर, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ओके। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इधर क्या बन जाएगा आपके, ठीक है। तो जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे
अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा कि हर एक ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो हर एक एटम पे कितना आएगा 1/2 1/2। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है और प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर, ईच ऑक्सीजन एटम पर -12 डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इसमें चार्ज कितना डिलोकलाइज हो रहा है -2। तो स्क्वायरिक एसिड में टोटल -2 चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो स्क्वायरिक एसिड का पूछा जाता है कि टोटल क्या वो एरोमेटिक है, हाँ एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिक एसिड आपका एरोमेटिक है, -2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। हर एक ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है -12 चार्ज आ रहा है। टाइप ऑफ सिस्टम में अगला है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डिलोकलाइज हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, या तो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन, अगर डिलोकलाइज नहीं हो रहे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके एरोमेटिक नहीं हो सकते, नेवर एरोमेटिक। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो आपका सिस्टम क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 4 पाई इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर के, अगर डिलोकलाइज हो रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर लोन पेयर आपका डिलोकलाइज हो रहा है तो उसको कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहाँ भी 1 पाई पॉइंट, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं ऐसे। इसी तरह यहाँ पे इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, 4, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे। ये पार्ट यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी साइक्लोब्यूटाडाइन है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो एंटी एरोमेटिक के अंदर भी 4 कंडीशन थी, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उनका डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, तभी वो एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे भी देखोगे आप साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर कैसे पता चलेगा कि आपका हर एक कार्बन एटम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो आपका पूरा सिस्टम क्या होगा, प्लेनर होगा। तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बोरोन दे रखा है, तो बोरोन के पास क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, और इस कार्बोकेटाइन के पास भी क्या एक वैकेंट p ऑर्बिटल ही है, तो बोरोन इस कार्बोकेटाइन की तरह इक्विवेलेंट है। बोरोन पे भी यहाँ क्या 3 वैलेंसी तो हो गई, जो चौथा जो ऑर्बिटल है इसका बोरोन का वो क्या है, खाली है। बोरोन क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है और एक p ऑर्बिटल इसके पास खाली है। कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव आ जाए तो भी क्या होगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, या फिर डबल सिंगल लोन पे रहेगा तो भी यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पे ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इनका डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया आपका। इसी तरह यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है वो स्क्वायर नहीं होता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है वो स्क्वायर शेप में, स्क्वायर में क्या होता है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, वो इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, सॉरी चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वो आपका रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर नहीं होता है साइक्लोब्यूटाडाइन। तो साइक्लोब्यूटाडाइन आपका हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होती है, डायमराइज होने की। अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को कम करने के लिए वो क्या करेगा, डायमराइज हो जाएगा। तो साइक्लोब्यूटाडाइन हमेशा डायमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होता है,
जबकि यहाँ पे उसकी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए, तो साइक्लोब्यूटाडाइन आपका डायमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बेंजाइन, बेंजाइन भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंगल स्ट्रेन होता है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट आएगा, वहां पे इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना होता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस और ये नेगेटिव, इनमें क्या होता है, ये होता तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है यहाँ पे ये बढ़ जाता है। ठीक है, आप 120 को, अब इनकी टेंडेंसी क्या है 120 एंगल में रहने की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पास में और लेकर आओगे तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। इस वजह से बेंजाइन, जो बेंजाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। इस वजह से इनकी भी टेंडेंसी क्या होती है, डायमराइज होने की। तो सिंगल बेंजाइन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा डायमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो रहे हैं तो क्या होगा, या तो एरोमेटिक होगा, अगर डीलोकलाइज नहीं हो रहे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में डीलोकलाइज होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड के, ये सब क्या है आपके एरोमेटिक है। यहाँ पे भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। कैसे डीलोकलाइज होंगे, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा आपका, वापिस ये इधर आएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से डीलोकेशन चलेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 + 2 6, सारे क्या है आपके साइक्लिक है, प्लेनर है, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। पायरोल के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ये फ्यूरेन है, ये थायोफिन है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी अंदर जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो एक तो क्या हो रहा है डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जबकि एक लोकलाइज्ड है। इसी तरह सल्फर के अंदर है, ये भी क्या था आपने, यहाँ पे जो फ्यूरेन था उसमें यहाँ पे क्या था, एक कार्बन और एक CH है। फ्यूरेन में यहाँ पे क्या है, एक कार्बन और CH, मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 5 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपके नाइट्रोजन के। तो इस आपको क्या रेफरेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। रेफरेंस स्ट्रक्चर में वो क्या करेगा, छेड़खानी करेगा और आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन थे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होंगे, नाइट्रोजन के। तो आप यहाँ नाइट्रोजन भी रख दोगे तो भी आपका ये क्या होगा, एरोमेटिक गिरेगा। यहाँ पे भी अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, pyridine के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। बेंजीन के यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को हटा के आप नाइट्रोजन रख दोगे तो यहाँ पे क्या थे 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के भी यहाँ क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इसी तरह नाइट्रोजन में आप इस pyridine के अंदर इस CH की जगह पे एक नाइट्रोजन रख सकते हैं इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा। 7 मेंबर रिंग के अंदर ये आपको पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, हर एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपका एरोमेटिक है या नहीं कंपाउंड, आपको चार्ज ध्यान रखनी है। साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कब होगा, जब उसमें हर एक कार्बन एटम आपका या ईच एटम आपका क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तभी वो क्या होगा, प्लेनर होगा। और उसमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे अगर कार्बोनेट लगा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी। अब इसमें 2 रीजन, एक तो ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी अराइज हो गई, तो इसको और स्टेबिलिटी मिल गई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर मूव हो जाएंगे, तो इसको एरोमेटिसिटी मिल गई। इसी तरह यहाँ पे भी साइक्लोऑक्टेट्राइन के अंदर डाई कैटायन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे नोट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने की। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होंगे, आपके एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे और फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे। ये क्या है, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, फिर नॉन एरोमेटिक की और फिर एरोमेटिक की। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा।
तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होगी, वो अपने डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज कब होंगे, जब उसके पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो क्या हो, डिक्रीज। उस पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज करने के लिए वो किसकी तरफ मूव करेगा, नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा। भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अपने जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है उनको डिक्रीज करना है या पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज करना है, तो वो क्या करेगा, प्लेनरिटी की तरफ, प्लेनर तो था ही वो, तो किसकी तरफ मूव करेगा, नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा। नॉन प्लेनर होगा सिस्टम, यानी कि वो क्या होता जा रहा है, नॉन एरोमेटिक होता जा रहा है। वो प्लेनरिटी से नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, वो नॉन एरोमेटिक की तरफ मूव कर रहा है। नॉन एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव करेगा। जो छोटी रिंग होती है, जो स्मॉलर रिंग होगी, वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ हार्डली मूव करती है। स्मॉलर रिंग मूव्स टुवर्ड नॉन प्लेनेरिटी हार्डली, मुश्किल से मूव करेगी छोटी रिंग। लेकिन जो बड़ी रिंग होगी उसके लिए इजी होता है नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव करना। वाइल लार्जर रिंग मूव्स इजीली, जो बड़ी रिंग होगी वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ इजीली मूव कर जाएगी। जो छोटी रिंग है उसको नॉन प्लेनर बनाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू लार्जर रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी रिंग हो रही है, जो आपकी छोटी रिंग है वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव नहीं कर पा रही है, हार्डली मूव करेगी। तो जो छोटी रिंग होगी, जो स्मॉलर रिंग होगी, उसके अंदर आपके एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव नहीं कर पा रही है कंपेयर टू लार्जर रिंग। तो जो लार्जर रिंग है, जो इजीली मूव कर पा रही है नॉन प्लेनेरिटी की तरफ, उसके अंदर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, यानी कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी कंपेयर टू स्मॉलर रिंग। ठीक है, बात समझ में आई कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है उसको डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, ताकि उनको स्टेबिलिटी गेन कर सके। और डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज करने का तरीका क्या है, नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव करना। ठीक है, जो छोटी रिंग होती है, जो स्मॉलर रिंग होती है, वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव नहीं कर पाती, हार्डली मूव करती है कंपेयर टू लार्जर रिंग। तो लार्जर रिंग इजीली नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव कर जाएगी, तो उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, जिससे उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो आपके पास दो रिंग, एक स्मॉलर रिंग और एक लार्जर रिंग है। ये स्मॉलर रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और एक लार्जर रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेने हैं आपको। ठीक है, दोनों ही आपके क्या एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की बात करें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो दोनों ही आपके क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो जो क्या बोला कि जो स्मॉलर रिंग होगी, अब दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए दोनों काम मूव करेंगे, नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो छोटी रिंग होती है वो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ इजीली मूव नहीं कर पाती है कंपेयर टू लार्जर रिंग। लार्जर रिंग इजीली मूव करेगी नॉन प्लेनेरिटी की तरफ, तो उसके अंदर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर तो डिक्रीज हो जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे बात करें कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर तो किसमें ज्यादा होंगे, छोटी रिंग में ज्यादा होंगे कंपेयर टू लार्जर रिंग, क्योंकि छोटी रिंग तो नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव नहीं कर पा रही है, तो उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो स्टेबिलिटी लार्जर रिंग की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि लार्जर रिंग ने क्या करा, नॉन प्लेनेरिटी की तरफ इजीली मूव करेगी। जैसी वो नॉन प्लेनर होगी तो उसके एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ने अपनी जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था उसको डिक्रीज करा। कैसे, नॉन प्लेनेरिटी की तरफ मूव करके। जैसे वो नॉन प्लेनर होगा तो वो कंपाउंड आपका किसमें शिफ्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में। जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन प्लेनर हुआ तो किसमें शिफ्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक में। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इस वजह से क्या कह रहे हैं कि
अगर दो आपके कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें एक स्मॉलर रिंग और एक लार्जर रिंग है, तो जो लार्जर रिंग होगी वो मोर स्टेबल होगी, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होंगे वो स्मॉलर रिंग में ज्यादा होंगे। इसी तरह सेकंड नोट है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होगी, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनकी टेंडेंसी होती है अपने पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को इंक्रीज करना। एरोमेटिक कंपाउंड की टेंडेंसी होती है अपने पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को इंक्रीज करना, और उसके लिए वो क्या करेंगे, प्लेनेरिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और प्लेनेरिटी की तरफ मूव करेंगे, उसमें क्या होगा, जो स्मॉलर रिंग होगी वो प्लेनेरिटी की तरफ इजीली मूव करेगी कंपेयर टू लार्जर रिंग। स्मॉलर रिंग मूव्स टुवर्ड प्लेनेरिटी इजीली कंपेयर टू लार्जर रिंग। उससे क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन इंक्रीज हो रहा है और उसकी एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है। एरोमेटिसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो जो छोटी रिंग होगी उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नोट 2 में आपको क्या लिखना है, वही चीज लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फॉर दिस पर्पस दे मूव टुवर्ड्स द प्लेनेरिटी। यहाँ पे वो प्लेनेरिटी की तरफ मूव करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, और स्मॉलर रिंग मूव्स टुवर्ड प्लेनेरिटी इजीली व्हाइल लार्जर रिंग्स मूव्स टुवर्ड्स प्लेनेरिटी हार्डली। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्मॉलर रिंग परचेज द मोर एरोमेटिक कैरेक्टर देन लार्जर रिंग। तो यहाँ पे अगर आपकी स्मॉलर रिंग है एक और एक लार्जर रिंग है, दोनों ही क्या आपके एरोमेटिक है, तो आप एरोमेटिक कैरेक्टर देखोगे किसमें ज्यादा होंगे, जो प्लेनेरिटी की तरफ इजीली मूव करेगी, तो एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होंगे आपके, छोटी रिंग में। और जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो छोटी रिंग है वो उतनी ही ज्यादा एरोमेटिक है और उतनी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू लार्जर रिंग। क्यों, क्योंकि लार्जर रिंग होती है वो प्लेनेरिटी की तरफ मूव हार्डली करती है। ठीक है, जो प्लेनेरिटी की तरफ मूव भी नहीं कर पाएगी तो वो क्या होगी, उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए जो स्मॉलर रिंग होती है वो मोर एरोमेटिक होगी कंपेयर टू लार्जर रिंग, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में। और जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे वही आपकी क्या होगी, मोर स्टेबल होगी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। जबकि एंटी एरोमेटिक के अंदर उल्टा चलेगा। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, जो स्मॉलर रिंग होगी वो मोर एंटी एरोमेटिक होगी कंपेयर टू लार्जर रिंग, लेकिन स्टेबिलिटी होगी वो लार्जर रिंग की ज्यादा होगी। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपके जो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे कार्बोकेटाइन की, कहाँ बनाएंगे कोई भी कंपाउंड की, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले अगर वो एरोमेटिक है तो मोर स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, आपका एक एडवांस मेथड हो गया आपको स्टेबिलिटी चेक करने का। पहले हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते थे, पहले इंडक्टिव से चेक करा, फिर इंडक्टिव से डोमिनेंट क्या आया, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेंट क्या आया, रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिसिटी से। तो अगर कंपाउंड में अगर आपकी एरोमेटिसिटी आ रही तो मोर एरोमेटिक वो मोर स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, फिर एंटी एरोमेटिक वाला। फिर नॉन एरोमेटिक में हम कैसे चेक करेंगे, रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस क्या किस पे, ऑर्थो और पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे कभी वर्क नहीं करता। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका जस्ट लाइक रेजोनेंस होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर, नंबर डोमिनेट ओवर पावर, या फिर जो इंटेंसिटी होती है इंडक्टिव इफेक्ट की वो इप्सो पे ज्यादा होगी, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। अब इसी को ध्यान में रख के आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर निकालने होते हैं। ठीक है, जैसे सवाल है आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन के आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले में बात करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तो फर्स्ट कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो वो क्या होता है आपका एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होती है आपकी एरोमेटिक होती है। 3 मेंबर रिंग में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये आपकी क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई।
यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये क्या एलेलिक प्लस एलेलिक है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, एलेलिक प्लस एलेलिक हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है आपका रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी क्या रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन ये आपका क्या है बेंजेलिक है, रेजोनेंस इफेक्ट बट बेंजेलिक है। और यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो यहाँ पे आप H लिख दोगे, ठीक है। अब सबसे पहले मोर स्टेबल कौन होगा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आपके ये दो है, और एरोमेटिक में से भी 3 मेंबर और 3 मेंबर और 7 मेंबर में से, या स्मॉलर और लार्जर में से कौन सी रिंग आपकी मोर एरोमेटिक होती है, स्मॉलर रिंग, क्योंकि वो प्लेनिटी की तरफ इजीली मूव कर जाती है, जिसमें एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी उसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर क्या जाएगा, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 3rd, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, एरोमेटिक के बाद क्या आएंगे, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन से आपके, जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो रेजोनेंस वाले ये है 3 स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में भी क्या पढ़ते थे हम, बेंजेलिक वाला मोर स्टेबल होगा, ठीक है। 6 बेंजेलिक के बाद में एलेलिक प्लस एलेलिक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये सिंपल वाला 2nd। उसके बाद क्या आएगा, रेजोनेंस के बाद क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये लास्ट 7, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या आ जाएगा 1st। तो आपको ऐसा ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करने, कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक में भी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, फिर बाद में एंटी एरोमेटिक। उस तरह से आप ऑर्डर लिखोगे तो इजीली ऑर्डर आ जाएगा लिखना। तो आपको पहले कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, इसी तरह ये वाला भी आपको खुद करना है। जो कंपाउंड इसमें थे वो भी सेम इसी में कंपाउंड है, बट यहाँ पे ये कार्बन आयन की फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पे आपको इनकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो आपको चेक करना है कि पहले इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। उस तरह से आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो।